दोपहर होने में ज्यादा वक्त नहीं था, लिहाजा ज्यादा इम्कान ये था कि वो लोग भी बाहर कहीं जाने की बजाय वापस अपने ठिकाने का रुख करेंगे। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए कुछ देर बाद अपने मार्क 2 के एंटीना का रुख होटल के अकबी विंग की तरफ करके उसे ऑन किया। समत में थोड़ी सी तब्दीली के बाद राब्ता कायम हो गया। मैंने लक्ष्मण की आवाज सुनी। उसके लगावट भरे लहजे से मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो रागिनी से तन्हाई में मुखातिब हैं। ये शॉल तुम पर बहुत सज रही है। खैर, इसमें असल कमाल तुम्हारे हसीन जिस्म का है। ये सुनकर रागिनी ने मसनूई नाराजी से कहा, लकी अपनी हद में रहो। तुमने वादा किया था कि श्रीनगर में अपनी नीयत खराब नहीं करोगे। हम यहाँ एक मिशन पर आए हैं। लक्ष्मण ने दिफाई लहजे में कहा, तो मैं कौन सा तुमसे कोई फरमाइश कर रहा हूँ। तुम्हारी सच्ची तारीफ करने में तो कोई हर्ज नहीं है। रागिनी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ लकी। मुझे मालूम है तुम बस मौके की तलाश में हो, लेकिन हम एक लम्हे के लिए भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ सकते। ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। लक्ष्मण ने कहा, फिक्र न करो, मुझे खुद पर काबू रखना आता है। अच्छा ये बताओ कि इस तलवार जैसी मूंछों वाले रोहतकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। रागिनी ने चौंक कर कहा, कौन? तुम पश्मीना शॉल वाले मनोहर की बात कर रहे हो। उन दोनों की जुबान से अपना जिक्र सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। लक्ष्मण ने बिला वजह मुझे गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाया होगा। उधर रागिनी शरारती लहजे में बोली, लहजा तो देहातियों जैसा है, लेकिन देखने में काफी हैंडसम बंदा है। लेकिन फिलहाल मेरी सारी तवज्जो एसपी डार्लिंग की तरफ है। पूरा जादूगर है वो, एक नई दुनिया से मुतारिफ करवाया है उसने। लक्ष्मण ने अचानक गोया झुलस कर कहा, तुमने फिर उसकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। मुझे एसपी से कोई सियासी फायदा नहीं मिल सकता। तुमने अपनी मन की बात पूरी कर ली, बस अब उसकी जान छोड़ दो और कृष्णा जी को तवज्जो का मरकज बनाओ। देखा नहीं कितनी महंगी शॉल तुम्हें तोहफे में दी है उन्होंने। रागिनी ने कदरे मायूस लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो लकी। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि एसपी दोबारा मेरी तन्हाई का साथी बनने की हिम्मत करेगा। रात को भी वो शायद नशा चढ़ने और मेरे दावपेच से शिकस्त खाने की वजह से बह गया था। खेल खत्म होने और नशा उतरने के बाद वो मुझे बुरी तरह सहमा हुआ दिखाई दिया। बार बार कह रहा था कि ये सब मंत्री जी को या लक्ष्मण को मालूम हो गया तो मेरा कैरियर दाव पर लग जाएगा। वो अपनी नेकनामी पर कोई दाग लगने से सख्त खौफजदा था। उसने इशारे कनायों में बताया है कि ये राज खुलने से वो अपनी कम्युनिटी में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और हो सकता है उसका समाजी बायकॉट कर दिया जाए। उसने बताया था ना कि उसकी बीवी बरादरी के सरबराह की इकलौती बेटी है। लक्ष्मण ने कहा, हाँ, उसने फख्र का इजहार किया था कि उसकी बीवी का खानदान ईरान में जबरदस्त असर और रसूख रखता है और पारसी बरादरी उसके बाप को मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा मानती है। चलो ठीक है, फिर एसपी को तो भूल ही जाना बेहतर है। तुम बस कृष्णा जी को खुश रखने की कोशिश करो। मैंने गुफ्तगू का मौजू अपने ऊपर से हटते देखकर इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन मेरी ये खुशफहमी फौरन ही रफा हो गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने एक बार फिर रागिनी से कहा, तुमने मेरा जहन भटका दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि ये मनोहर कुछ ज्यादा ही चर्ब जबान और चलता पुर्जा किस्म का आदमी है। सिर्फ 2-3 मुलाकातों में ही उसने दोनों बुड्ढों को इतना शीशे में उतार लिया है कि वो उसी कदम भरने लगे हैं। हत्ता कि एसपी इंजीनियर तो उसे मुस्तकिलन अपना दम छल्ला बनाने पर उतरा हुआ है और उसे सरकारी तैयारे में अपने साथ दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा है। रागिनी ने कहा, है तो चालाक आदमी, वही बातें करता है जो उन दोनों के मन को लगे। जानता है कि अपनी तारीफ और बड़ाई सबको अच्छी लगती है और अपनी सवाने हयात लिखे जाने और शाया होने का ख्याल तो किसी को भी पिघला सकता है। तारीख में जिंदा रहने की खातिर तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। लक्ष्मण ने कहा, हाँ, इस बंदे ने वाकई उन दोनों बुड्ढों की दुखती रग पकड़ ली। अब तो उन दोनों को समझाने की कोशिश भी बेसूद होगी। ये अल्फाज जैसे जैसे मेरे कानों में पड़ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रागिनी समझ पाई हो या न समझ पाई हो, मेरे लिए ये भांपना मुश्किल नहीं था कि लक्ष्मण मेरी तरफ से शको शुबे में मुब्तला हो चुका है। अब ये लाजमन मेरी असलियत का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। मुझे अब न सिर्फ मोहतात रहकर काम करना है, बल्कि उसके आइंदा हथकंडों का पहले से अंदाजा लगाकर अपने बचाव की तदबीर करनी पड़ेगी। मेरा जहन तेजी से उन इक़दामात पर गौर कर रहा था जो अपनी असलियत पोशीदा रखने के हवाले से मुझ पर वाजिब हो चुके थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे पहला खतरा यह है कि वो मेरी लाइल्मी में या गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। मेरा पोल खोलने में मार्क 2 मरकजी किरदार अदा कर सकता है, लेकिन उसे तो मैं अपने लिबास में पोशीदा रख सकता हूँ। अलबत्ता रागिनी और एसपी की मायूब तस्वीरें लक्ष्मण या उसके साथियों की नजरों में आना न सिर्फ मुझे बेनकाब कर सकता है, बल्कि ये इंकशाफ मेरी सारी मेहनत भी बर्बाद कर देगा। मसला ये है कि मैं इन सब तस्वीरों को अपने साथ साथ लिए फिरने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे उन्हें फौरन किसी महफूज ठिकाने पर मुंतकिल करना होगा।
उस नतीजे पर पहुंचते ही मैं फौरन हरकत में आ गया। मैंने अपना मार्क II कोट की बगली जेब में छुपाया। उसके बाद तस्वीरों वाले दोनों लिफाफे निकाले और उन्हें अंदरूनी जेब में डालकर अपना लाइका M3 कैमरा गले में लटकाए होटल की रिसेप्शन पर पहुंच गया। अपनी जीप मंगवाने की दरखास्त करके मैं रवि से गपशप लगाने लगा। उसने खुशगवार लहजे में कहा, कहाँ का इरादा है मनोहर जी? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं यार, कुछ बस बोरियत सी महसूस हो रही है। सोच रहा हूँ मुख्तलिफ जावियों से डल झील की कुछ अच्छी सी तस्वीरें उतार लूं, यादगार रहेंगी। रवि ने कहा, इरादा तो बहुत अच्छा है मनोहर जी, लेकिन मेरा मशवरा है कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वापस लौट आना। दरअसल एक और VIP यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिनकी वजह से होटल की सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। 1 घंटे के अंदर वापसी पर भी आपको कड़ी तलाशी और पूछगिछ के बाद अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। देर कर दी तो शायद आपको अंदर ही न आने दिया जाए। रवि की बात सुनकर मैं चौंका। अपनी शनाख्त जाहिर होने के खतरे ने मुझे कुछ ज्यादा ही बौखला दिया था। मैं इतनी बड़ी बात भूल गया कि जनरल थिमिया अहम मीटिंग में शिरकत के लिए दोपहर के बाद यहाँ पहुँचने वाला है। वही मीटिंग जिसका अहवाल जानने के लिए मैं इतना तवील फासला तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। अगर मैं वक्त पर वापस ना पहुँच पाया तो मुझे होटल में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। यही नहीं, मेरा उस वक्त बाहर जाना एक और हवाले से भी संगीन गलती के मुतरादिफ होता। रवि के इंतबाह के ऐन मुताबिक अगर वाकई इंतहाई सख्ती से मेरी तलाशी ली जाती तो मेरा मार्क II और रात को पोलराइड कैमरे से खींची गई तस्वीरें भी सिक्योरिटी के अमले के हत्थे चढ़ सकती थी, जिसके बाद न सिर्फ मुझे लेने के देने पड़ जाते बल्कि मेरा मिशन भी नाकामी से 2-4 हो जाता। मैंने इस संगीन गफलत पर अपने आप को सरजनिश की और साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने बर वक्त मुझे बचा लिया। इस असना में होटल के अमले का एक रुकन जीप की चाबी लेकर मेरे पास पहुंच गया था। मैंने चाबी लेने के बजाय रवि को मुखातिब किया, कहा, यार मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे खबरदार करके खामखा की उलझन से बचा लिया। इस वक्त होटल से निकलना तो बहुत बड़ी हिमाकत होगी। उसके बाद मैंने चाबी लाने वाले कारकुन को 10 रुपए देकर जीप वापस ले जाने की हिदायत की। रवि ने इस जहमत पर मुझसे शदीद शर्मिंदगी का इजहार किया। मैंने कहा, यार माफी को छोड़ो, ये बताओ कि ये होटल में दाखिले से रोकने और सख्त तलाशी वाली इमरजेंसी कब तक लागू रहेगी? रवि ने कहा, बस ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक का मसला है। जनरल साहब के वापस जाते ही सब नॉर्मल हो जाएगा और सिर्फ पिछले विंग की तरफ जाने पर बैन रह जाएगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे बैक विंग जाने पर कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो कृष्णा और SP जी खुद वहाँ बुलवाने वाले हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रेस्टोरेंट मैनेजर ने बताया है कि उन दोनों से आपका बहुत अच्छा मेल मिलाप हो गया है। मैं आपको बधाई देता हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब मुझे अपने कमरे में ही कोई ऐसी जगह तलाश करनी थी जहां मैं अपनी कीमती तस्वीर और अगर हो सके तो अपनी गैर मौजूदगी में अपना मार्क II भी इस तरह छुपा सकूं कि वो ढूंढने से भी लक्ष्मण या उसके कारिंदों के हाथ न लग सके। काफी सर खपाने के बाद बिलाखिर मैंने कमरे के आलीशान गुस्ल खाने में ऐसी मुनासिब तरीन जगह ढूंढ निकाली जिसकी तरफ ध्यान जाना मुश्किल था, जबकि मैं जब भी चाहे अपनी पोशीदा की हुई चीजों तक रसाई हासिल कर सकता था। मैंने 2 तस्वीरों वाला लिफाफा अपने पास रहने दिया और 8 तस्वीरों वाला लिफाफा खुफिया जगह छुपा दिया। उसके बाद मैं मार्क II लेकर अपने बेड पर जा बैठा। मैंने वक्फे से दोबारा कोशिशें की। मुझे लक्ष्मण और बाकी लोगों के आपस में बातें और हंसी मजाक करने की आवाजें आती रहीं। दरमियान में कृष्णा मेनन ने 1-2 मरतबा आमद पर ताखीर के लिए जनरल टिम्मी को गंदे अलकाब से नवाजते हुए नाराजगी का इजहार किया। वो उस वक्त मीटिंग रूम में बैठे हुए थे, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक वही हॉल कमरा था जहां कल रात शराब कबाब की महफिल सजाई गई थी। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। किसी अहलकार ने इत्तला दी कि जनरल थिमिया होटल के गेट से दाखिल हो चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर कृष्णा मेनन ने रागिनी को कहा, इससे पहले कि वो खुर्रांट बुढ़ा यहाँ आन टपके, तुम अपने कमरे में चली जाओ और उस वक्त तक बाहर न निकलना जब तक वो यहाँ से चला न जाए। उसने तुम्हें देख लिया तो खामखा की बदमज़गी होगी। मुझे उसकी नाराजगी की परवाह नहीं है, लेकिन इतनी अहम मीटिंग से पहले मैं उससे मुंह मारी नहीं करना चाहता। फिक्र न करो, बस 1.5-2 घंटे की बात है। इतनी देर में तुम अपनी नींद पूरी कर लो। रागिनी मजीद कुछ कहे बगैर गालिबन वहां से चली गई। उसके बाद अगले चंद मिनट तक वहां तनाव आमेज खामोशी तारी रही। मैं अंदाजा कर सकता था कि कृष्णा मेनन जहां जनरल टिम्मी के बारे में ऑल फॉल बकने का कोई मौका नहीं गंवाता, वहां दिल ही दिल में उससे खाइफ भी है।
जबकि एसपी इंजीनियर भी ऊपर से मंत्री जी की हाँ में हाँ जरूर मिलाता था, लेकिन दर हकीकत वो या तो जनरल टिम्मी से कोई ठोस मुखालिफत नहीं रखता था या फिर कम से कम बराह रास्त सींग फंसाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। मैंने दरवाजा खुलने और भारी कदमों की आवाज सुनी। एक भारी भरकम आवाज ने हाजरीन को अंग्रेजी में सुपहर का सलाम किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वहाँ पहले से मौजूद तीनों अफराद ने बज़ाहिर गर्मजोशी से उसका खैर मकदम किया और एसपी इंजीनियर ने पूछा कि जनरल को लेने के लिए जाने वाला हेलीकॉप्टर बरवक्त पठानकोट पहुंच गया था या नहीं। जनरल टिम्मी ने बताया कि हेलीकॉप्टर तो वक्त पर पहुंच गया था, ताहम उसे रवानगी में इसलिए ताखीर हुई कि उसने जवानों के साथ दोपहर का खाना खाने का वादा कर रखा था। मैं इन रस्मी फजूलियात से उकताहट महसूस करते हुए बेचैनी से इजलास की कार्रवाई शुरू होने का मुंतजिर था, लेकिन तभी जनरल टिम्मी बोला, कृष्णा जी, ये साहब तो गालिबन इंटेलिजेंस एजेंसी के वाइस चीफ है ना? क्या नाम है इनका? कृष्णा ने जल्दी से कहा, जी हाँ, ये कमांडर लक्ष्मण है, ये मेरी सिक्योरिटी के इंचार्ज भी हैं। जनरल टिम्मी ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन आला तरीन सतह की खुफिया मीटिंग है, इस मीटिंग में इनकी मौजूदगी ज़ाब्ते के खिलाफ होगी। जनरल टिम्मी की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरा पूरा मंसूबा, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी। लक्ष्मण को उस मीटिंग से निकाल दिया गया तो उसके साथ मेरे कान भी सुनने से कासिर हो जाएंगे। उधर इस असना में जनरल टिम्मी बराह रास्त लक्ष्मण से मुखातिब हो चुका था। वो बोला, कमांडर, ये टॉप सीक्रेट मीटिंग है, मुझे उम्मीद है तुम इसे जाती तौहीन नहीं समझोगे। ये कौमी सलामती का मामला है, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि तुम हमें अकेला छोड़ दो। लक्ष्मण ने अपने लहजे को किसी भी किस्म की मायूसी या नाराजगी से खाली रखते हुए मजबूत लहजे में कहा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ जनरल, आप इत्मीनान रखें, मैं आसपास की मजीद कड़ी निगरानी करके ये बात यकीनी बनाऊंगा कि इस मीटिंग की कार्रवाई किसी और तक न पहुंचने पाए। जनरल टिम्मी ने खुश होकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कमांडर, फिक्र न करो, मीटिंग के बाद चाय पर हम दिल खोल कर गपशप करेंगे। तुम जैसे फर्ज शिनास मुस्तैद जवानों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसके साथ ही लक्ष्मण को मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। मुझे लगा कि पुख्ता फर्श पर पड़ते उसके भारी कदमों की आवाज मेरा दिल कुचल रही है। मैंने बेख्तियार मार्क 2 का ईयरपीस कान से निकाल कर रख दिया और अपना सर पकड़ लिया। मेरी मायूसी की शिद्दत वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें मंजिल पर पहुंचने के बाद बेनील मराम वापस फेर दिया गया हो। फिर यकयक मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। मैंने इस कदर सामने की बात कैसे नजरअंदाज कर दी। लक्ष्मण बेचारे की इतनी औकात कहाँ है कि उसे इतनी अहम मीटिंग में शरीक किया जाए। मुझे भरपूर मौका मिला था। मैं लक्ष्मण के सिगरेट लाइटर में पोशीदा ट्रांसमीटर निकालकर उसे हॉल में कहीं छुपा सकता था, जो यकीनी तौर पर मीटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला था। मुझ में इतनी अकल होती तो उस वक्त पछताने और हाथ मलने की बजाय उस मीटिंग में होने वाली साजबाज का एक एक लफ्ज बाआसानी सुन रहा होता। सांप निकल चुका था, अब लकीर पीटना बेसूद था। कौमी सलामती की नाजुक जिम्मेदारी निभाने में अपनी इस नाकामी पर मैं खुद को कितना भी सरजनिश लान तान करता, जो मौका जाया हो चुका था उसे लौटाना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर मायूसी के समंदर में डूबते उभरते अचानक तसल्ली का एक पहलू दिल के उफक पर जगमगाया। पूरा न सही, इस संगीन गलती का किसी हद तक इजाला अब भी मुमकिन है। एसपी इंजीनियर से मेरी मुलाकात का बुनियादी मकसद अब यही होगा। मैं उसे उस मीटिंग का बुनियादी मकसद और पूरी कार्रवाई बयान करने पर मजबूर कर दूंगा। ये सोचकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई। मैंने अपनी इस तरह भी कैफियत से पीछा छुड़ाने के लिए मार्क 2 का ईयरपीस एक बार फिर कान में लगाया। कोई नस्तालीक अंग्रेजी में कह रहा था, जनरल टिम्मी, आप बहुत बड़े अफसर होंगे, लेकिन कमांडर लक्ष्मण जैसे बहादुर और देश प्रेमी जवान से आपका बर्ताव कतन मुनासिब नहीं। आपसे मेरे इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह आपकी यही खुद पसंदी है। कतन गैर मुतवक्के तौर पर कृष्णा मेनन की जबान से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं अपने रब का जितना शुक्र करता कम था। उसने अपनी खुसूसी करम नवाजी से मेरी गलती को मेरे वतन की सलामती के लिए संगीन खतरे का बायस नहीं बनने दिया था। जनरल टिम्मी की अचानक यलगार का सामना करते हुए शायद गड़बड़ाहट में लक्ष्मण अपना सिगरेट लाइटर वहीं छोड़ गया था। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस वक्त वो लाइटर किस जगह रखा या पड़ा हुआ है। मेरे लिए असल इत्मीनान की बात यह थी कि वहां मौजूद तीनों अफराद की बातें उसमें छुपे मार्क 1 ट्रांसमीटर के जरिए साफ साफ मुझ तक पहुंच रही थी। उधर कृष्णा मेनन की सरजनिश के जवाब में जनरल टिम्मी ने भिन्नाए हुए लहजे में कहा, मैं यहाँ अपने मुल्क के एक अहम जंगी मिशन पर आया हूँ, कश्मीर की हसीन वादी में अय्याशी करने के लिए नहीं। इतने साल अंग्रेजों में गुजारने के बावजूद आपने उसूलों का एहतराम नहीं सीखा। एक जूनियर अफसर तो क्या, मैं किसी गैर मुतल्लिका वजीर के इस मीटिंग में शरीक होने पर भी एतराज करता। एसपी के बोलने से पहले ही कृष्णा एक मर्तबा फिर सख्त लहजे में बोला, अपना लहजा काबू में रखो जनरल, मैं तुम्हारा मातहत कैप्टन या ब्रिगेडियर नहीं हूँ। ये न भूलो कि तुम मेरे मातहत और मुझे जवाब दे हो।
خود کو جنرل ایوب سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، یہ بھارت ہے اور یہاں کوئی فن خان آئین کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھارت میں صرف جمہوریت کا ڈنکا بولتا ہے اور صرف عوام کے منتخب کردہ نمائندے راج کر سکتے ہیں۔ اس حملے پر جنرل ٹمی نے تل ملا کر کہا، مجھ پر آئین سے گریز کی تہمت لگانے سے باز رہیں کرشنا جی، میں آپ سے زیادہ اپنے ملک کے آئین کا احترام کرتا ہوں اور ایسی غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ایس پی انجینئر نے مداخلت کی، اس کا لہجہ سخت اور تنبیہ آمیز تھا۔ وہ بولا، میں آپ دونوں معزز افراد کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت اہم اور نازک معاملے پر لاہ عمل مرتب کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اختلافات بعد میں بھی طے کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم فوراً اصل مقصد پر توجہ دیں۔ اس پر جنرل ٹمی نے قدر دفاعی لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے کرشنا جی کو مجھ سے کتنا بغض ہے، اس لیے ایئر مارشل ایس پی انجینئر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا ایک جونیئر افسر کی اتنی اہم میٹنگ میں موجودگی کسی بھی اصول و ضابطے کے تحت مناسب تھی؟ ایس پی انجینئر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اب تو وہ جا چکا ہے نا، تو اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپس کے ذاتی اختلافات بھول کر اصل معاملے پر بات کریں۔ تاہم جنرل ٹمی کی ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شکایتی لہجے میں کہا، یہ موضوع منتری جی نے چھیڑا تھا، ورنہ لکشمن کے جاتے ہی میری طرف سے تو معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ کرشنا ایک بار پھر اسے کوئی تلخ اور تند بات کہنے والا تھا، لیکن ایس پی نے گفتگو کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی۔ بولا، ان باتوں کو فی الحال جانے دیں اور ان نقشوں پر دھیان دیں۔ اس کے بعد میں آپ کو اپنے ہوا بازوں کی طرف سے کھینچی گئی ان علاقوں کی تازہ ترین تصویریں دکھاؤں گا تاکہ آپ دونوں موجودہ جغرافیائی صورتحال کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کرشنا نے بھی شاید اتنی منماری کو بہت سمجھتے ہوئے کہا، ہاں ایس پی، دکھاؤ وہ نقشے، لیکن آپ نے چین کا بنایا ہوا وہ نقشہ بھی منگوا لیا ہے نا، جس میں اس نے ہمارے علاقوں کو اپنے اندر شامل کیا ہے؟ جنرل ٹمی نے کہا، ہاں اس کا بندوبست تو میں نے کیا ہے، ان کے بغیر تو معاملہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ میں اس نقشے میں آپ دونوں کو لنگجو سیکٹر اور کونکا پاس کا محل وقوع خاص طور پر دکھانا چاہتا ہوں، جہاں پچھلے سال ہمارے فوجی دستوں کی چینی حملہ آور پلیٹونوں سے کئی بار خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ ہمارے 27 جوان مارے گئے تھے اور 50 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ چینیوں کی طرف بھی کافی ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ کرشنا نے کہا، اپنے انہی جوانوں کا تو ہم نے بدلہ لینا ہے، ان چپٹی ناک والے شیطانوں سے۔ اس بار فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ چو این لائی اب تبت اور اکسائی چین کے ساتھ ہمارے علاقے نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی، جو کہ اب اروناچل پردیش ہے، اس پر بھی دعویٰ جتا رہا ہے۔ یہ دیکھو، اس نقشے میں چین نے والانگ سے لے کر بوم ڈیلا تک ہمارے علاقوں کو اپنا حصہ دکھا رکھا ہے۔ اگر ہم نے ان کی پیش قدمی نہ روکی تو واقعی حملہ کر کے پورے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جنرل ٹمی نے کہا، چین کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، لیکن صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یوں تو ہم بھی اکسائی چین پر اپنا دعویٰ جتاتے ہیں۔ میری زندگی جنگیں لڑتے گزری ہے، جن سے میں نے سبق سیکھا ہے کہ صرف اس صورت میں جنگ جیسا انتہائی قدم اٹھانا چاہیے جب فتح یقینی ہو، یا پھر اس سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ بچا ہو۔ ایس پی انجینئر نے جنرل ٹمی کی بات سن کر کہا، اس بات کی تو میں بھی تائید کروں گا جنرل، جنگ چھڑنا تو اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کسی کے روکنے سے نہیں رکتی۔ قدر توقف کے بعد کرشنا مینن نے پوچھا، میں تمہاری اس بات کا کیا مطلب لوں جنرل ٹمی؟ خلاف توقع جنرل ٹمی نے مشتعل ہونے کے بجائے تحمل بھرے لہجے میں کہا، جہاں اپنے ملک کی حفاظت میرا اولین فرض ہے، وہیں اپنے جوانوں کی سلامتی کا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے بھی پنڈت نہرو جی کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں بتایا تھا کہ میرے فوجیوں کی اکثریت میدانی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا مظاہرہ ہم کشمیر پر حملے کے وقت کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسے فوجی دستوں کی تعداد بہت کم ہے جو لداخ جیسے کٹھن اور بلند پہاڑی علاقے میں لڑنے کا تجربہ اور تربیت رکھتے ہیں۔ ہمیں دشمن کے ساتھ نامانوس اور ناموافق موسمی اور علاقائی حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ چین اس معاملے میں ہماری فوج پر بھاری برتری رکھتا ہے۔ کرشنا شاید اس کی بات پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کی اس بات کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ ہم اپنے پہاڑی علاقوں پر چین کا دعویٰ قبول کر لیں اور ان کی خواہش کے مطابق پورا ہمالیائی خطہ انہیں سونپ دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چین ان علاقوں پر اپنا دعویٰ جتا کر خاموش بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ آگے بڑھے گا اور حملہ کرے گا اور ایک ایک کر کے ہمارے سارے علاقے ہڑپ کر لے گا۔